नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटना पर बात करने जा रहे हैं। जी। 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भूल पाए। बिल्कुल। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि मतलब समाज को भी झकझोर दिया था। और इसने ये भी दिखाया कि राजनीतिक हिंसा किस हद तक जा सकती है। हाँ, और हमारी सुरक्षा व्यवस्था, जांच प्रक्रियाएं, उन सब पर भी सवाल उठे। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से ली गई है। इसमें घटना का ब्यौरा तो है ही, साथ ही हाल में आई एक वेब सीरीज द हंट, उसका भी जिक्र है। जी। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस लेख के आधार पर इस घटना के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें समझें, जांच की जो बारीकियां हैं उनमें थोड़ा उतरें। हाँ, और जो वेब सीरीज है द हंट, उसके जरिए जो चित्रण हुआ है उस पर भी थोड़ी बात करें। बिल्कुल, मतलब एक गहन चर्चा करने का इरादा है। हाँ, कोशिश यही है कि स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसके जरिए इस पूरे मामले की परतें खोल सकें। सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे का जो संदर्भ है, जो महत्व है, उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरुम्बदूर। हाँ। माहौल क्या था? चुनावी माहौल था। जी। चुनावी रैली थी। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। काफी भीड़ थी, गहमा-गहमी थी। और उसी भीड़ में हाँ, उसी भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला, जिसका नाम बाद में धनु पता चला, वो राजीव गांधी के पास पहुंची, माला पहनाने के बहाने झुकी और फिर एक भयानक धमाका हुआ। उसने अपने शरीर से बंधे बम से खुद को उड़ा लिया। जी, एक आत्मघाती हमला जिसमें राजीव गांधी तो शहीद हुए ही, साथ में कई और निर्दोष लोगों की भी जान गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया आत्मघाती हमला था। इसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। गज ऑफ तमिल ईलम की सदस्य थी। तो एलटीटी का मकसद क्या था? क्यों किया उन्होंने ये? स्रोत के मुताबिक उनका मकसद साफ था, बदला लेना। बदला? किस बात का? बदला लेना था राजीव गांधी के उस फैसले का जब वो प्रधानमंत्री थे। 1987 में उन्होंने भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा था। हाँ, वो शांति समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। जी, तो कहने को तो IPKF का उद्देश्य था कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा है उसे शांत करने में मदद की जाए, तमिल नागरिकों की सुरक्षा हो। लेकिन एलटीटी ने इसे अलग तरह से देखा। हाँ बिल्कुल, LTTE को लगा कि IPKF उनके रास्ते का रोड़ा है। वो एक स्वतंत्र तमिल राज्य, तमिल ईलम चाहते थे, और उन्हें लगा कि भारत की सेना उनके इस लक्ष्य में बाधा डाल रही है। मतलब उनके लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके संघर्ष को कमजोर कर रही है। जी, स्रोत यही इशारा करता है। LTTE का मानना था कि IPKF ने उनके हितों को सीधा नुकसान पहुंचाया, और उनके लिए इस पूरे हस्तक्षेप के जो मुख्य सूत्रधार थे वो राजीव गांधी थे। तो ये हमला उनकी नजर से एक तरह का प्रतिशोध था, IPKF भेजने का बदला। बिल्कुल, स्रोत इस कनेक्शन को सीधे तौर पर बताता है। IPKF का श्रीलंका जाना और फिर राजीव गांधी की हत्या, ये दिखाता है कि कैसे एक देश की विदेश नीति, उसके फैसले कितने गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। सही बात है। सालों बाद भी उसका असर दिख सकता है। हाँ, LTT ने इसे अपने वजूद पर हमला माना और बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, अब जाहिर है इतना बड़ा मामला था तो जांच भी बड़े स्तर पर होनी थी। जिम्मा किसे मिला? CBI को? जी बिल्कुल, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को केस सौंपा गया, और मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI ने फौरन एक विशेष जांच दल यानी SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े होने का शक था, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे हाई प्रोफाइल केस के लिए एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत थी। और इस SIT को लीड कौन कर रहे थे? DR कार्तिकेयन। वो उस समय CBI के काफी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सिर्फ हत्यारों को पकड़ना नहीं, बल्कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करना था। चुनौती तो बहुत बड़ी रही होगी। अरे बहुत ज्यादा। ये कोई आम क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक हत्या थी। पीछे एक खूंखार आतंकवादी संगठन था। शुरू में तो जांचकर्ताओं के पास कुछ खास था भी नहीं, मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू मिला। हाँ, ये तो कमाल ही था। घटनास्थल के मलबे से जांच टीम को एक कैमरा मिला। एक कैमरा उस धमाके के बाद? जी, ये वाकई हैरत की बात है। वो कैमरा पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था
और उससे भी बड़ी बात, उसकी फिल्म सुरक्षित बच गई थी। ओह, स्रोत कहता है कि ये कैमरा जांच के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। कैसे? मतलब उसमें ऐसा क्या खास था? उसमें घटना ठीक पहले की तस्वीरें थीं। आप सोचिए, उसमें न सिर्फ वो आत्मघाती हमलावर धनु, उसकी साफ तस्वीरें थीं, अच्छा, बल्कि उसके साथ जो दूसरे साजिशकर्ता मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी कैद हो गई थीं। अनजाने में वो अपने गुनाह का सबूत खुद ही छोड़ गए। बाप रे। मतलब जांचकर्ताओं को सीधे चेहरे मिल गए कि ढूंढना किसे? बिल्कुल, उन तस्वीरों ने जांच को एक ठोस दिशा दे दी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन्हीं तस्वीरों से जो मुख्य साजिशकर्ता था, शिवरासन, शिवरासन, उसकी पहचान मुमकिन हो पाई। उसे वन आइड जैक भी कहते थे। खैर, उसकी पहचान होना जांच के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये सोचना ही मतलब रोमांचक लगता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टुकड़ा और शायद थोड़ी किस्मत भी किस्मत तो थी ही। इतने बड़े मामले को सुलझाने में इतनी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर वो कैमरा ना मिलता तो कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल होती जांच, शायद सालों लग जाते। स्रोत यही बताता है कि एसआईटी ने इन्हीं तस्वीरों को बेस बनाकर एक एक कड़ी जोड़ी। अब उन्हें पता था कि वो किसका पीछा कर रहे हैं, पर यह पीछा आसान नहीं था। स्रोत ये भी बताता है कि जांच में मुश्किलें बहुत थी, खतरा था। जी बिल्कुल, ये जांच बहुत खतरनाक थी। एसआईटी के लोग सिर्फ सुराग नहीं ढूंढ रहे थे, वो एलटीटीई जैसे खतरनाक संगठन के ट्रेंड कार्डर्स से डील कर रहे थे। स्लीपर सेल थे। वो लोग खुद भी बहुत चालाक और क्रूर थे। तो जांचकर्ताओं की जान को भी खतरा था। लगातार हर पल खतरा था। उन्हें सिर्फ साजिश की परतें नहीं खोलनी थी, खुद को बचाना भी था। एक बहुत ही तनाव भरा काम था। और इसी तनाव, जोखिम और मुश्किल जांच को शायद दिखाती है वो वेब सीरीज द हंट। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये सीरीज इसी एसआईटी के काम पर फोकस करती है। ये दिखाती है कि कैसे कार्तिकेयन और उनकी टीम ने उन तस्वीरों और दूसरे सुरागों के सहारे शिवरामसन और उसके पूरे नेटवर्क का पीछा किया। मतलब वो हंट कितना मुश्किल था ये दिखाया गया है। जी, स्रोत बताता है कि सीरीज इस बात पर रोशनी डालती है कि ये हंट यानी शिकार कितना लंबा चला, कितना थकाने वाला था और कितना खतरनाक था। कैसे जांचकर्ता देश के अलग अलग कोनों में गए, भेस बदले, हर वक्त चौकन्ने रहे। अच्छा, और स्रोत ये भी कहता है कि ये सीरीज एक किताब पर आधारित है। पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा की किताब है 90 Days to the Hunt for Rajiv Gandhi's Assassins। 90 डेज? जी, तो लगता है किताब में तो और भी ज्यादा डिटेल में वर्णन होगा पूरी जांच का। अक्सर किताबों में ज्यादा गहराई होती है। वेब सीरीज उसे एक विजुअल रूप देती है, कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी मेंशन करता है कि सीरीज में डीआर कार्तिकेयन का रोल एक्टर अमित सियाल ने निभाया है। अमित सियाल, वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरह से ये सीरीज इतिहास के उस अहम चैप्टर को और उसके पीछे जो इतनी मेहनत लगी उसे पर्दे पर जिंदा करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ घटना का चित्रण नहीं है, ये उस जांच प्रक्रिया का, उन जांचकर्ताओं की हिम्मत का भी एक तरह से सम्मान है। सही कहा। तो ये पूरी कड़ी है, घटना, उसकी जांच और फिर उसका मीडिया चित्रण, जैसे ये वेब सीरीज, ये सब मिलकर हमें उस दौर की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर देते हैं। जी, और इससे एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि चाहे साजिश कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर जांच सही तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ की जाए तो सच सामने आ सकता है। स्रोत के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि एसआईटी की ये जांच भारतीय जांच एजेंसियों के इतिहास में एक मील का पत्थर थी? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ऐसा दावा तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से एसआईटी ने बिखरे हुए सुरागों को जोड़ा, खास तौर पर उस कैमरे की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करके मुख्य अपराधियों तक पहुंची, वो यकीनन हमारी जांच एजेंसियों की काबिलियत का एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि इतने प्रेशर और खतरों के बीच प्रोफेशनल जांच कैसे काम करती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमने राजीव गांधी की हत्या की उस दुखद घटना को देखा, 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर। हमने समझा कि इसके पीछे एलटीटी का मकसद था आईपीकेएफ भेजने का बदला लेना, प्रतिशोध। फिर हमने सीबीआई की एसआईटी की जांच पर बात की, जिसे डीआर कार्तिकेयन लीड कर रहे थे। एक बहुत ही मुश्किल जांच थी। बिल्कुल, और उसमें वो कैमरा एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ,
जिसने शिवरासन तक पहुंचने में मदद की। और आखिर में हमने देखा कि कैसे इस पूरी जांच प्रक्रिया को अनिरुद्ध मित्रा की किताब 90 डेज और उस पर आधारित वेब सीरीज द हंट में दिखाया गया है। जी, जिसमें जांच की चुनौतियों और खतरों को उजागर किया गया है। तो ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, इसमें राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आतंकवाद है और जांच की जटिलताएं हैं। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास की जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनके पीछे अक्सर कई परतें होती हैं और उन्हें समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी इसी बातचीत और स्रोत से जुड़ा है। हाँ, कभी इस पर सोचिएगा कि कैसे कभी-कभी जांच की पूरी दिशा किस्मत या संयोग पर टिक जाती है। जैसे इस केस में वो कैमरा, अगर वो कैमरा न मिलता या पूरी तरह नष्ट हो जाता तो क्या होता, जांच किस तरफ जाती? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि जब जांचकर्ता इतनी गहरी साजिशों का सामना करते हैं जिनकी जड़ें दूसरे देशों तक फैली हों, तो उनके सामने सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक चुनौतियां क्या होती होंगी? बिल्कुल। किस तरह का दबाव झेलते होंगे वो, किस तरह का जोखिम उठाते होंगे? ये सवाल हमें न सिर्फ इस खास मामले को बेहतर समझने में मदद करते हैं, बल्कि बड़ी आपराधिक जांचों की प्रकृति पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। सही। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी।